वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ूं और दर्शकों को शो में शामिल करूं उससे पहले आपको बता देते हैं कि कहां आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल, और डिटेल में आपके कितने फ़ंड्स हैं, आपकी क्या निवेश को लेकर अपनी प्लानिंग है, लक्ष्य है, वो तमाम जानकारियाँ आप अपने सवाल में व्हाट्सएप कर सकते हैं लिखकर। और 9619873567 ये एक्सक्लूसिवली हमारा नंबर है जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। इसके अलावा आप चाहें तो यूट्यूब पर भी अगर हमारे शो को देखते हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल आप डाल सकते हैं, जहाँ पर हम आपके सवालों को देखकर शो में शामिल करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो करवाते हैं। यूट्यूब पर जब आप सवाल छोड़ते हैं तो आपका नंबर हमें नहीं मिल पाता, और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी अपना सवाल छोड़कर नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपको कॉल करें लाइव शो में और आपकी बात करवाएं हमारे जानकार से। तो शो को आगे बढ़ाते हैं और सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ अब जुड़ गए हैं विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। विश्वजीत जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और दर्शकों से हम राब्ता करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक मेरे साथ दर्शक फोन लाइन पर आए इनकी डिटेल्स मैं साझा कर देती हूँ आपके साथ। विश्वजीत जी, आशीष भाटिया जी का सवाल मैं ले रही हूँ, फोन लाइन पर थे हमारे साथ, बस अभी लाइन कट गई। HDFC का मिड कैप इनके पास है, टॉप 100, सुंदरम का मिड कैप है, SBI का फ्लेक्सी कैप है, कोटक का भी फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का ब्लू चिप है, डाटा का डिजिटल फंड है। इनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है म्यूचुअल फंड के जरिए लगभग 19 लाख का बता रहे हैं। 10 साल में 1 करोड़ कमाने का इनका लक्ष्य है इस पोर्टफोलियो से, और 5 साल के लिए कुछ लमसम अमाउंट भी म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं। आशीष मेरे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ जाएं तो मैं इनसे और बात करूं लमसम को लेके, लेकिन फ़िलहाल विश्वजीत जी 23,000 की देखिए ये SIP कर रहे हैं। कुछ फंड डिटेल्स पर हम जाते हैं बारीकी में, क्योंकि 2 फ्लेक्सी कैप है, उसके अलावा इनके पास एक ब्लू चिप है। दोनों फ्लेक्सी कैप ज़्यादातर झुकाव लार्ज कैप की ओर रखते हैं। इनके पास टॉप 100 भी है, एक मिड कैप के इनके पास 2 फंड्स हैं। टाटा का डिजिटल फंड हालांकि लिया हुआ है, जिसको लेकर पता नहीं, शायद परफॉर्मेंस को लेकर ये चिंतित हो सकते हैं। यही बात है जो दर्शकों को हम पिछले सेगमेंट में भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि विश्वजीत जी डाइवर्सिफिकेशन की जब बात होती है तो अक्रॉस मार्केट कैप आपकी जो एक्सपोजर होनी चाहिए पोर्टफोलियो में, उसकी मौजूदगी अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए ले रहे हैं तो वो भी आपको बहुत समझदारी से लेना होगा। अब मुझे एक तो बताइए कि लार्ज कैप में सबसे पहले आशीष का एक्सपोजर कहाँ कहाँ पर है? मार्केट कैप वाइज जाते हैं और बताते हैं इनको कि इनके पोर्टफोलियो में कहाँ किसका एक्सपोजर है और किसका मिसिंग है। जी, बिल्कुल कविता जी, इन्होंने पोर्टफोलियो में आपने बिल्कुल ठीक बताया, फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप, जो भी फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो ज़्यादातर लार्ज कैप नेचर के ही होते हैं। इसके अलावा इनके पास कोटक फ्लेक्सी कैप भी है, एक्सिस ब्लू चिप फंड भी है। तो ये 3 फंड और एचडीएफसी टॉप 100 फंड भी है। तो ये चारों ही करीब-करीब लार्ज कैप फंड हैं। तो मैं इनको सबसे पहले तो यही सलाह दूँगा कि ये एक्सिस ब्लू चिप फंड से और एचडीएफसी टॉप 100 फंड से स्विच कर सकते हैं और इसकी जगह पे कोई इंडेक्स फंड ले सकते हैं अगर लार्ज कैप में रहना ही है। बट ब्रॉडली 50-60% लार्ज कैप के अलावा आपके पास 20% करीब मिड कैप और 10-15% करीब स्मॉल कैप भी होना चाहिए। यहाँ पे इनके पास एक टाटा डिजिटल फंड है जो कि एक थीमेटिक सेक्टोरल फंड है। तो वो थोड़ा-सा रिस्की रहता है और हमने पिछले शो में भी बात करी थी, ये एक साइक्लिकल फंड होता है जो कि बहुत सारी आईटी सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, जहाँ पे ज़्यादातर रेवेन्यूज़ यूएस और यूरोप कंपनियों से आता है और आजकल थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है वहाँ पे उन कंट्रीज़ में। तो इसलिए आईटी सेक्टर में भी अच्छे रिटर्न्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए ये टाटा डिजिटल फंड से भी थोड़ा-सा अपना एक्सपोज़र कम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी टॉप 100 और एक्सिस ब्लू चिप फंड से निकल सकते हैं। इसकी जगह ये कोई मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या फिर आदित्य बिरला मल्टी कैप फंड का ये चुनाव कर सकते हैं। टाटा डिजिटल फंड की अगर एक्सपोज़र कम करते हैं, उसकी जगह भी ये किसी मिड कैप फंड में आ सकते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और जहाँ तक कविता जी उन्होंने बोला कुछ लमसम ये निवेश करना चाहते हैं और वो करीब 3 से 5 साल का पीरियड बताया था, थोड़ा-सा प्योर इक्विटी के लिए कम होता है। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि ये किसी बैलेंस एडवांटेज फंड, जैसे कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज या फिर आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इन्होंने एसआईपी कर रखी है करीब-करीब 23,000 की और 19 लाख का इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो है। अगर ये कंटिन्यू करते हैं 10 साल में तो ये करीब-करीब
1 करोड़ 10 लाख तक अपने जो लक्ष्य है इनका, उस पे आराम से ये पहुँच सकते हैं। तो अपने गोल के करीब पहुँच सकते हैं, अगर ये एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्होंने लक्ष्य बनाया होगा, तो महँगाई यानी इन्फ्लेशन को कंसिडर किया होगा और जो पोर्टफोलियो में बदलाव है, वो लार्ज कैप में थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। उसकी जगह करना भी है तो इंडेक्स फंड में जा सकते हैं और लंप सम जो करना है, वो बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर विश्वजीत जी, क्योंकि आपने कह दिया कि एक्टिव लार्ज कैप को रिप्लेस करके अगर लार्ज कैप में ही एक्सपोजर चाहिए तो पैसिव लार्ज कैप पर वो तवज्जो दे सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस मामले में हम चर्चा करेंगे, कुछ ग्राफिक्स भी हैं हमारे पास जो हम स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे, क्योंकि बात अब यही है कि क्या एक्टिव लार्ज कैप की चाल बदलती हुई हमें क्या अब दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि एक ब्रॉड बेस्ड रैली हम देख रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं अब फंड मैनेजर्स पर एक बार फिर से भरोसा क्या जताया जाए, क्योंकि अब लार्ज कैप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंफर्टेबल वैल्यूएशंस हैं। क्या लगता है आपको? पैसिव तो मेरे ख्याल से अब ट्रेंड में आ ही चुके हैं और बहुत हद तक लोगों ने भरोसा भी इस पर दिखाया, दिलचस्पी भी दिखाई। न सिर्फ निवेशकों ने, एएमसीज ने भी काफ़ी लॉन्च किए हैं पैसिव लार्ज कैप। क्या लगता है आपको, एक्टिव लार्ज कैप की ओर अब थोड़ा सा तुरंत दाव देना चाहिए या समय है? जी, बिल्कुल कविता जी, नॉर्मली जैसे हम सजेस्ट भी करते हैं कि लार्ज कैप आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देता है और ये टॉप 100 कंपनीज होती हैं। तो थोड़ा-सा एक चेंज आया है क्योंकि लार्ज कैप की जो अगर आप 100वीं जो 100वीं कंपनी भी देखेंगे तो उसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब-करीब 60-62 हज़ार करोड़ है, जो कि एज़ पर सेबी रेगुलेशन हम मान के चलते थे जो 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है वो लार्ज कैप है। तो ओवरऑल जो मिड कैप कंपनीज है वो बल्कि अब 20,000 करोड़ से और 30,000 करोड़ तक की एयूएम में मार्केट कैपिटलाइजेशन में आ जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज आया है, इसलिए लोग मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ भी झुकाव है और ऐसा देखा जाता है कि निवेशक ज़्यादातर रिटर्न्स को चेज़ करते हैं, तो स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छी रिटर्न्स आई हैं। बट एज़ अ फाइनेंशियल प्लानर हम यही सजेस्ट करते हैं कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का होना ज़रूरी है क्योंकि वो स्टेबिलिटी देता है और मुझे ऐसा लगता है कि लार्ज कैप में आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। जहाँ तक कि ये डिबेट बहुत पुरानी है कि एक्टिव और पैसिव, तो पैसिव फंड्स में केवल एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम अवश्य होता है और इंडेक्स फंड कभी भी इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता। अगर आपको अल्फा जनरेट करना है, तो आपको एक्टिव फंड्स में जाना पड़ेगा। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड देखिए, ये सब बहुत कंसिस्टेंटली काफ़ी समय से आप इनके रिटर्न्स देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से अल्फा जनरेट कर रहे हैं और अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो अगर लार्ज कैप कैटेगरी में आपने एंटर करना है और आप प्योर लार्ज कैप में नहीं भी जाना चाहते तो नेचुरली हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी की तरह जा सकते हैं जहाँ पे फंड मैनेजर को एक फ्रीडम है कि वो लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम पोर्टफोलियो जो होता है उनका वो लार्ज कैप में होता है। इसके अलावा फोकस्ड फंड कैटेगरी जहाँ पे पोर्टफोलियो जो 25 या 30 केवल स्टॉक्स फंड मैनेजर के चुनाव करते हैं जहाँ तो उनका हाई कन्विक्शन होता है, जहाँ उनको लगता है कि अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, तो फोकस फंड भी करीब-करीब मेजरली लार्ज कैप होता है। तो इन तरीके की कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर करके आप अपना एक विद इन लार्ज कैप में भी एक डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं और ये आपके पोर्टफोलियो में अवश्य होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आशीष भाटिया को ये सलाह आपको कहा जा रहा है कि अपना एक्सपोजर टाटा डिजिटल इंडिया फंड से आप थोड़ा सा कम करें। मल्टी कैप फंड आपको जोड़ने की सलाह दी जा रही है। लार्ज कैप के लिए आप चाहें तो एक इंडेक्स बेस्ड स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं और लमसम, क्योंकि हमें पता नहीं आप कितना निवेश करना चाहते हैं, लेकिन 5 साल का समय है तो ज़्यादा रिस्क आप नहीं उठा सकते हैं, इसीलिए बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है जो आपको रेकमेंड की जा रही है, या लार्ज और मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल का। देबाशीष भट्टाचार्य पर हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। कैसे हैं सर? आप रिटायर हो रहे हैं जनवरी 2024 में? हाँ मैडम। अच्छा, और उसके बाद क्या प्लान है सर, क्या करना चाहेंगे? उसके बाद तो थोड़ा वर्ल्ड घूमेंगे और देखेंगे दूसरा क्या कर सकते हैं। कहाँ कहाँ जाएंगे वर्ल्ड घूमने के लिए? आपने प्लान बना लिया है? पहली जगह कौन सी है? एक तो यूरोप टूर का है और एक यूएस का है। वाह, यूरोप टूर और यूएस का है, तो इसके लिए आपकी सेविंग्स हैं यूरोप टूर के लिए? हाँ, इसका है। अच्छा अच्छा,
चलिए, आपने कुछ डिटेल्स हमें भेजी हैं। आपका 1 सीआर का कॉर्पस है म्यूचुअल फंड में, मुबारकबाद। आप 1996 से निवेश कर रहे हैं, आप हाई रिस्क टेकर भी हैं। बहुत कम ऐसे निवेशक हमें मिलते हैं जो कि इतने लंबे समय तक म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में निवेशित रहते हैं। तो सबसे पहले आपकी सराहना, और आपके पेशेंस की सराहना, आपके धीरज की सराहना, क्योंकि बाजार के तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद आपने अपना निवेश जो है वो बरकरार रखा था। आपने किश्तों में निवेश किया था, या मतलब किस तरह से आपने निवेश रणनीति अपनी कैसे अपनाई, और म्यूचुअल फंड्स के जरिए ही क्यों? एक्चुअली शुरू में जब 1993 में जैसे स्टार्ट हुआ था ना आपका मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस और टैक्स ज्ञान, तो तब तो लमसम ही होता था। अच्छा फिर जी, उसके तब तो बाद लमसम था, बिरला, राइट। हाँ, तो फिर बिरला एमएनसी और बिरला इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट किया। फिर कोठारी वेरी पायनियर गुड, आया, अच्छा। उसमें इन्वेस्ट किया। तो वो सब लम्स में लमसम, बाद में वो फ्रैंकलिन प्राइमा और फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस में कन्वर्ट हो गया। मैं 2006 तक तो लमसम में कर रहा था। एक्चुअली जब भी होता था तो उस टाइम में मेरे को जो मतलब जो है ब्रोकर था, वो रेगुलरली मेरे को जो है जो भी नया एनएफओ आता था वो मेरे को देते थे। फिर 2000 के एज में जो डिप आया तो उसमें तो मेरे पास उस टाइम 48 फंड्स हो गए थे। तो फिर मैं उस टाइम बात किया था, फिर उस टाइम आप सीएनबीसी में थे तब, उसमें बात किया था तो उसमें हेमंत दस्ते साहब ने रिड्यूस करने के लिए कहा। तो मैं तो रिड्यूस नहीं किया, उन्होंने उस टाइम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के लिए बोला, तो मैं उसमें इन्वेस्ट किया। तो फिर मैं 2016 में जब रिव्यू किया तो मैंने देखा कि मेरा कॉर्पस का अराउंड 4 टाइम्स बढ़ गया है। मतलब जो मैं 10-10 हजार का कर रहा था तो इट हैज बिकम 4 to 5 टाइम्स, अराउंड 16 लाख का कॉर्पस हुआ। फिर मैं रेगुलरली 16,000 का स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको 45,000 ले गया हूँ पर मंथ। तो कंटिन्यूसली चल रहा है, और रिटायरमेंट के बाद भी मैं मतलब मेरा रेंटल इनकम भी एक रहेगा, तो इसलिए मैं 45,000 को सिर्फ कंटिन्यू कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं रिटायरमेंट में अराउंड आई विल गेट अराउंड 70 लाख का लमसम, जो मतलब एडिशनल रहेगा, उसको करना है मेरे लड़का का पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो एक वो 70 लाख है, उसके अलावा आपने कितना 45,000 कहा एसआईपी के लिए जो आप कर पाएंगे? हाँ, 45 पे जो एग्जिस्टिंग फंड है इसी में कंटिन्यू करेंगे, इसी में ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से आप जी बोलिए। हाँ, और जो थोड़ा जो है उसको एक्चुअली ये तो थोड़ा हाई रिस्क वाला कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रिटेल उसको थोड़ा मॉडरेट रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी आपके पोर्टफोलियो में निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है, आपके पास एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान है, मिराई का मिड कैप है, कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई का फोकस फंड है, और एलएनटी स्मॉल कैप, और निपॉन का भी स्मॉल कैप। यही फंड्स है पोर्टफोलियो में सर? हाँ, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और देबाशीष जी, बहुत अच्छा लगा कि आपका सवाल आपने हमें भेजा, धन्यवाद। और विश्वजीत जी, देखिए लक्ष्य इनका है 8 करोड़, ठीक है, बच्चे की फ्यूचर एजुकेशन के लिए 7 से 12 साल के बीच में जो है ये कह रहे हैं इनको इस रकम की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल 1 सीआर है इनका कॉर्पस। अब बताएं कि निवेश तो बढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन 70 लाख मेरे ख्याल से ये जो है अब निवेश करना चाहते हैं ताकि इन्हें मदद हो जाए 8 करोड़ के करीब पहुंचने की। अब वो कैसे करें, बताइए। जी बिल्कुल कविता जी, पहले तो देबाशीष जी का बिल्कुल केस स्टडी है, इतने सारे फंड्स। और कई बार क्या होता है कि एनएफओज को हम लगता है कि जैसे आईपीओ हैं इस तरीके से खरीद लेते हैं। मेरे हिसाब से एग्जिस्टिंग फंड्स में ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आपके पास एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो फंड्स के रिटर्न और कंसिस्टेंसी आपके सामने होती है। एनएफओ ने अभी परफॉर्म करना होता है, अनलेस कि आपको लगे कि बहुत अच्छी स्टोरी है या थीम है। देवाशीष जी, आपके 2 गोल्स हैं। आपने जो एक गोल बताया कि ये बच्चे की पढ़ाई 8 करोड़, वो थोड़ा लक्ष्य जो है समय 7 साल का ही है। मैं मान के चल रहा हूँ वो 10 साल के है, और 16 साल में करीब जब 16-17 साल में जब वो 12th क्लास पास करेंगे तो हायर एजुकेशन के लिए आप उन्हें शायद अब्रॉड भेजना चाहते हैं। तो 8 करोड़ का लक्ष्य थोड़ा सा एम्बिशियस है, कंसिडरिंग जो अमाउंट आपने बताया है। और मुझे आइडिया नहीं था कि आप 45,000 के एसआईपी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मैं आपका 1 करोड़ और 70 लाख दोनों कंटिन्यू जोड़ दूं, तो भी ये करीब 3.25 करोड़ के करीब बनता है। और मेरे हिसाब से अगर आप 45,000 की एसआईपी कंटिन्यू करेंगे, तो आप अपने गोल के काफी करीब पहुंच जाएंगे। और अदरवाइज लास्ट ऑप्शन ये भी है कि आप एजुकेशन लोन भी कंसिडर कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट काफी एम्बिशियस गोल है, और 45,000 की एसआईपी 7 साल कंटिन्यू करेंगे
तो एक अच्छी रकम वहाँ पे भी बननी चाहिए। लेकिन जो आपने बोला कि 70 लाख रुपए आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं और इक्विटी का टैक्सेशन चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप किसी हाइब्रिड कैटेगरी फंड में निवेश करें, जिसमें कि एग्रेसिव इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं। उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड एक अच्छा फंड है, काफ़ी अच्छी रिटर्न्स भी रही हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं, कोई बैलेंस एडवांटेज फंड भी ले सकते हैं। जिसमें अगेन इक्विटी और डेट का मिला-जुला रहता है, तो वो भी आपको इक्विटी एक्सपोज़र देगा और रिस्क वाइज़ भी जब इक्विटी मार्केट फ़ॉल करती है, तो ये फंड्स थोड़े से कम फ़ॉल करते हैं और इसलिए इनका रिस्क थोड़ा-सा कम होता है क्योंकि इसमें डेट का एलोकेशन ऑलरेडी है। तो एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इन 2 फंड्स को आप अपने 70 लाख के लिए कंसिडर कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको सीनियर सिटीज़न सेविंग्स स्कीम का ऑप्शन मिलेगा बट ऑब्वियसली उसमें 8.2% का रिटर्न ही मिल पाएगा। तो ये 3-4 विकल्प हैं जिससे आप कंटिन्यू कर सकते हैं और जो आपका पोर्टफोलियो है, जो फंड्स आपने चुनाव कर रखे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। मैं हमेशा से यही सलाह करता हूँ 8 से 10 फंड बहुत होते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। आप कोशिश करें जो एक्जिस्टिंग फंड है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसी में निवेश करें। देबाशीष जी, काफ़ी विस्तार से विश्वजीत जी ने आपको सलाह दी है। कोई और सवाल आप पूछना चाहते हैं? जी, ये जो 70 लाख जो एक मुश्त करे या उसको भी बाई पार्ट करे? जी किश्तों सर, में करना बिल्कुल अच्छा चाहिए? सवाल है। हुँ। जी, विश्वजीत जी। जी, कविता जी, इसमें हमारी सलाह यही रहती है जब आप किसी बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करते हैं या किसी हाइब्रिड फंड में करते हैं, तो आप लंप सम ही निवेश करें क्योंकि इसमें स्टैगर करने का कोई लाभ नहीं होता और ये एसआईपी या एसटीपी में भी कोई ज़्यादा आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा क्योंकि आपका कॉर्पस पड़ा हुआ है। तो आप इसको डाइवर्सिफ़ाई करके इन दोनों फंड्स में आप इकट्ठा भी लगा सकते हैं। ऑल द बेस्ट देबाशीष जी। मेरे साथ विकास पटनवाड़िया फ़ोन लाइन पर हैं। विकास, हाय, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। कैसे हैं आप? बस फाइन मैडम। थैंक यू सो मच, आपने सवाल भेजा। कहाँ से बोल रहे हैं वैसे आप? मैं मैडम बड़ौदा से बोल रहा हूँ। ओके। 7 फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं। एचडीएफसी टॉप 100, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई का स्मॉल कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट्स, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी डिफेंस फंड भी शामिल किया है। 10 इयर्स का, 10 साल का आपका टाइम होराइजन है। मुझे ये समझना है कि कितना कॉर्पस 10 साल में आप देख रहे हैं इस पोर्टफोलियो के जरिए? पर मैडम मैंने बताया नहीं था। एचडीएफसी टॉप 100 है, उसमें 2 लाख का लमसम है और एचडीएफसी मल्टी कैप में 1.5 लाख का लमसम ऑलरेडी किया है उसी टाइम जब ये एसआईपी मैंने स्टार्ट किया। एक सेकेंड, एचडीएफसी टॉप 100 में 2 लाख का लमसम बोला है आपने? हाँ, और एचडीएफसी मल्टी कैप में 1.5 लाख का लमसम। मल्टी कैप में 1.5 लाख का, टॉप 100 में 2 लाख का। ये कब किया आपने? हाँ। ये जब एसआईपी स्टार्ट किया तभी मैंने किया था। करीबन 5 महीने हो गए इन सभी फंड्स को स्टार्ट करते हुए। ठीक है। और कितना आपको इकट्ठा करना है इस पोर्टफोलियो के जरिए? मैडम 7 लाख इकट्ठा करना है 10 इयर्स में। 7 लाख, 7 लैक्स? नहीं, 60 मैडम। 60 लाख, 60 लैक्स। हाँ। ठीक है। और राइट, विश्वजीत जी बताइए, कहाँ बदलाव करना होगा फंड मिक्स में? कविता जी, सबसे पहले तो इनका जो पोर्टफोलियो है काफी वेल डाइवर्सिफाइड है और जो फंड्स का इन्होंने चुनाव किया है वो भी बहुत अच्छे फंड्स हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा कि इन्हीं फंड्स में इन्वेस्टेड रहें, कंटिन्यू करते रहें। फंड्स में ज्यादा चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक कि इनका जो गोल जो इन्होंने सेट किया है, अगर ये 20,000 की एसआईपी कंटिन्यू करते हैं तो 10 साल में करीब करीब 45 लाख रुपए बन जाते हैं और 3.5 लाख रुपए जैसा विकास जी ने अभी बताया कि वो भी हैं, तो ऑब्वियसली 12% के रिटर्न के हिसाब से वो भी जुड़ जाएंगे, तो 50-52 के करीब आराम से ये पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ये 20,000 में 10% हर साल ऐड करें विकास जी और 3.5 लाख को भी भूल जाए तो आपका करीब करीब 67 लाख का कॉर्पस बन जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा समय समय पे आप अपना एसआईपी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहें। 10% इंक्रीज करें, 5% करें, जैसा आपको कन्वीनियंट हो, बट इंक्रीज करेंगे तो आप अपने लक्ष्य के बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, उसी में बने रहें। ऑलराइट,
चलिए, तो ये सलाह विकास आपको दी जा रही है। कोई सलाह आपको चाहिए और विश्वजीत से? नहीं, बस थैंक यू मैडम, मैं यही पूछना चाहता था। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट विकास। और चलिए, इसी के साथ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार हमारे साथ और भी दर्शक हैं जो फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इस बीच अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं और नंबर चाहते हैं हमारा, तो व्हाट्सएप नंबर है जहां पर अपने सवाल तुरंत आप भेज सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब पर बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के सारे पुराने शो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। विश्वजीत पराशर मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट के तौर पर और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा रहे हैं लाइव। विक्रम शर्मा मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं मुंबई से। नमस्कार विक्रम, कैसे हैं आप? मैडम अच्छा हूँ, थैंक यू। धन्यवाद, अपना सवाल आपने हमें भेजा। बताइए, आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो लगभग 15.5 लाख की है और फ़िलहाल जो आप निवेश करना चाहते हैं, आपने फ़ंड्स की डिटेल्स तो दे दी है। 44,000 की आपकी SIP चल रही है। ये बताइए मुझे कि आपके जो फंड्स आपने जहां निवेश बंद किया हुआ है, इनमें से आप निकलना चाहेंगे कि आपने बस SIP बंद की है? हाँ, मैंने SIP बंद की है, लेकिन अभी मैं इसके लिए मेरे को पूछना था, इसमें निकलना तो है, एक तो लॉक इन पीरियड में पड़ा है तो वो तो नहीं निकल सकता, लेकिन बाकी मैं अभी मान लीजिए किसी में साल भर हुआ है या होना बाकी है, मतलब ऐसा है स्टॉप करने के, तो मैं वो एग्जिट लोड वाला जो है 1% वाला वो होने के बाद मैं निकलूंगा। लेकिन अभी निकलना चाहिए या बाद में निकलना चाहिए, वो एक है। और ये जो मैंने अभी जो करंटली जो SIP कर रहा हूँ मैडम, उसका मेरे को पूछना था कि वो सब उसको रिव्यू करना है एक्चुअली। वो जो है वो मैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो एक्चुअली सही है कि नहीं है, या फिर मैं अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहिए मेरे को, उस तरीके से मेरे को पूछना था। कितने सालों तक आप निवेश करेंगे इसमें? मैडम मैं तो अभी जैसे वैसे तो मैं 10-12 साल से कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आगे तक मेरे को करना है, मतलब आप मान लीजिए 10-15 साल और मान लीजिए, मैं अगर कंटिन्यू करना है मेरे को। ठीक है, ठीक है। मिनिमम विश्वजीत जी, जी विश्वजीत जी। जी मैम। जी विक्रम जी, मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा। आपने काफी डिफरेंट कैटेगरीज के फंड दे रखे हैं। थोड़ा सा उसमें बदलाव की आवश्यकता है। मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि जो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है, आप उसको स्विच करके जो आपका फंड एग्जिस्टिंग फंड है जहां से आपने SIP रोकी है, मैं दोबारा से कहूंगा कि आप उसमें शुरुआत करें। फंड का नाम है परागपारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड से निकल के आप परागपारिक फ्लेक्सी कैप फंड में वो SIP स्टार्ट करें। और दूसरा SBI फोकस फंड से भी आप निकल सकते हैं। और अगेन आपका एग्जिस्टिंग फंड है जिसका नाम है मिराई एसेट इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो ये दोनों फंड्स बहुत अच्छे फंड्स हैं। आप उन दोनों फंड्स से निकल कर स्विच करके आप इन दो फंड्स में अपनी SIP स्टार्ट कर दें, तो आपको निकलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है और एग्जिट लोड की भी कोई ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तीसरा जो आपका लक्ष्य तो आपने नहीं बताया, बट 44,000 की SIP मैं कैलकुलेट कर रहा था कि अगर 20 साल आप कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 4 करोड़ रुपए का आपका कॉर्पस बन जाएगा। तो आप अपनी SIP कंटिन्यू रखें, समय समय पे पोर्टफोलियो अवश्य रिव्यू करते रहें और मेरे हिसाब से एक अच्छा कॉर्पस आप क्रिएट कर पाए। विक्रम जी। विक्रम जी, कुछ पूछना है आपको विश्वजीत से? जी हाँ जी। तो मैं ये बोल रहा था कि सर मेरा जैसे पारंपरिक में आप जो बता रहे हो फ्लेक्सी कैप में, तो मेरा सर अभी देखा जाए तो मैं ना HDFC फ्लेक्सी कैप में ऑलरेडी कर रखा हूँ, तो वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा? फिर डुप्लीकेट हो जाएगा सर फिर उस हिसाब से? तो उनका वो देखा हुआ है, दोनों फंड्स का अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अवश्य है, बट आपका ये एग्जिस्टिंग फंड है ऑलरेडी, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। जो दो फंड्स मैंने बोले हैं स्विच करने के लिए, क्योंकि उसमें मेरे हिसाब से काफी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही है, तो इस वजह से आपको ये सुझाव दिया जा रहा है कि आप एग्जिस्टिंग फंड में निवेश करें, क्योंकि ये दो फंड्स की काफी अंडर परफॉर्मेंस चल रही है काफी समय से। आगे बढ़ते हैं। SK साहू साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं और नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर मैडम। फर्स्ट थैंक यू फॉर कॉल लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल भेजा हमें इसके लिए। और 1 करोड़ 12 साल में, यही है आपका लक्ष्य?
जी जी, 12 से 15 साल तक मैम। 12 से 15 साल, ठीक है। 2 साल से आप निवेश कर रहे हैं, 19,500 की आपकी एसआईपी है। और ये जो आपने फंड्स इकट्ठा किए हैं, ये आपने कहाँ से सलाह ली है, किसी से? नहीं नहीं, अपने से लिया था, ऐसे देखते हुए इस प्रोग्राम देखता हूँ तो उसके हिसाब से मैं ऐसे ही किया था, प्लानिंग किया था, उसके हिसाब से मैं किया था। चलिए, फंड्स तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 1 करोड़ आप 12 साल में इस अमाउंट से पहुंचेंगे या नहीं, वो एक बार चेक करना होगा। तो विश्वजीत जी? जी मैडम, जो इनका अभी 19,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं मंथली, तो इस हिसाब से अगर ये कंटिन्यू करते हैं 12 साल, तो करीब करीब 80 लाख रुपए का कॉर्पस क्रिएट होता है। और अगर ये 5% अपना स्टेप अप कर दें, हर साल इंक्रीज कर दें, तो ये आराम से अपने लक्ष्य के 1 करोड़ के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। अगर इनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें, तो इसमें 2 फंड ऐसे हैं, जैसे कि एक्सिस फोकस 25 फंड और एक एसबीआई फोकस फंड। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि इन फंड से स्विच कर सकते हैं और इसकी जगह कोई अच्छा मिड कैप फंड ले सकते हैं, जिसमें कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का चुनाव कर सकते हैं, और ये 2 फंड से स्विच करके मिड कैप फंड्स में शिफ्ट हो जाए, तो हो सकता है अपने गोल के और जल्दी करीब पहुंच जाए। ऑलराइट, मिस्टर साहू, ये सलाह आपको फ़िलहाल दी जा रही है, और निवेश को अगर आप बढ़ा पाएँ तो आपके लिए बेहतर होगा। और एक्सिस फोकस्ड और एसबीआई फोकस्ड में से आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आपको रेकमेंड किया जा रहा है। निवेश बढ़ाएंगे तो शायद अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और कोई सवाल? मैडम, ये अगर सपोज है जो मिड कैप लेना है मेरे को, तो मिड कैप में कोई एसबीआई का ले सकता हूँ या कोई दूसरा, जैसे मोतीलाल ओसवाल या कोटक इक्विटी में से, दूसरे में से? नहीं, आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रेकमेंड किया है। जी जी, ठीक है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। एसबीआई में कुछ ऐसा नहीं है मैडम, मिड कैप ऐसा हाँ, अगर करना हो तो? अगर एसबीआई का कुछ अगर मिड कैप लेना है तो उसमें है कुछ ऐसा? एसबीआई में क्यों आपको चाहिए किसी कोई मिड कैप? एसबीआई का स्मॉल कैप तो है आपके पास। जी जी जी, तो मेरे को मोतीलाल ओसवाल का लेना है और कोटक इक्विटी फंड लेना है, दोनों में। तो कितना अमाउंट पर इन्वेस्ट करना है मैडम इन दोनों में? सर, आपको अपनी एसआईपी बढ़ानी है, तो जितना आपको बढ़ाना, आप जितना बढ़ा पाए उतना बढ़ाइए। फिलहाल अगर देखा जाए तो आपके निवेश राशि के मुताबिक 80 लाख जो है 12 साल में इकट्ठा होंगे। ठीक है, तो जो डेफिसिट है उसके लिए आपको जितना मुमकिन हो सके फिलहाल निवेश बढ़ा पाए उतना आपको निवेश बढ़ाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ यूट्यूब से एक सवाल मैं लेना चाहूँगी एस पृष्टि का, विश्वजीत जी। और इन्होंने यूट्यूब से अपना सवाल हमें भेजा है, और इनका जो पोर्टफोलियो है इसमें एसबीआई का फ्लेक्सी कैप है, 2,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। एचएसबीसी का स्मॉल कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, एक्सिस का ब्लू चिप है, आईसीआईसीआई का मल्टी कैप फंड है, और एचडीएफसी सेंसेक्स इन्होंने लिया हुआ है, इसमें ये निवेश कर रहे हैं। और 10 साल का व्यू, और 10 साल में इनको भी चाहिए 1 करोड़ रुपए। बताइए विश्वजीत जी। बिल्कुल कविता जी, इनका जो पोर्टफोलियो है, अगर मैं ओवरऑल देखता हूं, तो इसमें कुछ फंड्स के बदलाव की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से ये एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड से निकलकर एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में स्विच कर सकते हैं, और एक्सिस ब्लू चिप फंड से भी स्विच होकर ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में जा सकते हैं, क्योंकि मिड कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा कम है। तो इस तरीके से इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी बैलेंस हो जाएगा। और जहां तक कि इनका 1 करोड़ का जो लक्ष्य है 10 साल में, वो थोड़ा सा कम टाइम पीरियड है, तो उसके लिए इनको करीब करीब 44,000 की मंथली एसआईपी की आवश्यकता है। इमीडिएटली अगर नहीं भी कर सकते हैं, तो ये 25,000 रुपए की एसआईपी तो अवश्य करें, और हर वर्ष 15% स्टेप अप करें, तो ये अपने गोल के काफी करीब पहुंच जाए। तो ब्रॉडली एसआईपी इंक्रीज करनी पड़ेगी। 2 फंड जो मैंने बताए हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसकी जगह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और एक एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, तो ये 2 फंड में स्विच कर सकते हैं। ये तो फिलहाल ये बदलाव जो इनको रेकमेंड किया जा रहा है। और भी सवाल हमें लेने हैं जो कि यूट्यूब के हमारे दर्शकों के हैं, लेकिन उससे पहले आइए रुक कर लेते हैं एक बार निवेश के गुरु मंत्र की ओर। विश्वजीत जी, आपने आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या चुना है? जी कविता जी, आज थोड़ा सा स्पेशल डे है।
सारे देश में, वर्ल्ड में हैप्पी टीचर्स डे के नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। तो गुरु मंत्र भी वैसा ही होना चाहिए जो बेसिक्स है। तो हम सबसे पहले अपने माता पिता से सीखते हैं, जो हमारे सबसे प्रथम गुरु होते हैं। और ज्यादातर सबके पेरेंट्स यही सजेस्ट करते हैं कि आपको सेव करना चाहिए। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपना जो भी इनकम है या सैलरी है, उसमें मिनिमम वर्ड इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 30% अवश्य सेव करें। और इसके अलावा अपने 6 महीने का जो मंथली एक्सपेंडिचर है, वो सेविंग बैंक अकाउंट में अवश्य रखें, लेकिन उसके बाद जो पैसा बचता है, उसको निवेश करें। और जो लास्ट मंत्र है वो यही है कि आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शुरुआत करें निवेश की, लंबे समय के लिए करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें और लगातार करते रहें। एसआईपी एक बेस्ट स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, चलिए, तो ये निवेश का गुरु मंत्र जो कि विश्वजीत जी की ओर से आ रहा है। हराना चैटर्जी का सवाल मैं लूँगी। यूट्यूब के ज़रिए उन्होंने सवाल भेजा है और ये लमसम निवेश करना चाहते हैं 3 से 5 साल के लिए। और इनके पास इसके अलावा जो है PPFS के फंड में निवेश कर रहे हैं। निपॉन स्मॉल कैप है इनके पास। EPF में इनका एक निवेश है, LIC की एक पॉलिसी भी है। और 60 साल की उम्र में इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए। इनकी उम्र फ़िलहाल 36 साल की है। और बेस्ट लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स की रणनीति इनको जाननी है विश्वजीत जी आपसे। और 15 साल का लक्ष्य ये अपने लिए रख रहे हैं 1 CR के लिए। जी, बिल्कुल कविता जी, इनका मैंने पोर्टफोलियो देखा तो जो इनका लक्ष्य है करीब-करीब 1 करोड़ का, उसके लिए इनको ये ऑलरेडी 5 या 6 हज़ार रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। तो अभी काफ़ी लंबा समय है, 25 साल का समय है, तो बहुत आसानी से अपने लक्ष्य के करीब पहुँच जाएँगे। बट मैं अज़्यूम करता हूँ कि शायद इन्होंने अपनी इन्फ्लेशन या महँगाई को कंसिडर नहीं किया। तो अगर ये सिर्फ 10% हर साल इंक्रीज़ करते रहें अपनी मंथली एसआईपी, तो ये 2 करोड़ 13 लाख पे पहुँच जाएँगे। मतलब जो लक्ष्य इन्होंने रखा है उसका डबल, और हो सकता है उसमें इन्फ्लेशन भी इनका इजीली कवर हो जाएगा। जहाँ तक का इन्होंने लमसम निवेश करने की बात करी है, करीब-करीब 1 लाख रुपया ये निवेश करना चाहते हैं, तो मैं इनको सलाह दूँगा कि ये ऑलरेडी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में इन्होंने एसआईपी स्टार्ट करी हुई है, तो 50,000 रुपए करीब उसमें निवेश कर सकते हैं और 50,000 ही करीब-करीब निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, 3 से 5 साल का बताया है इन्होंने। तो उसमें लार्ज कैप फंड्स के अलावा और कोई फंड की सलाह मैं नहीं दूँगा। इसके अलावा कुछ इन्होंने ऐसे फंड्स बोले जो बहुत लंबे समय तक चलते रहें। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भी अपने आप में बहुत अच्छा फंड है जिसमें इन्होंने निवेश किया हुआ है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी बहुत अच्छा फंड है। ये 2 फंड्स में ये ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं। मेरे हिसाब से कोटक इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, मिराई एसेट इमर्जिंग फंड, तो ये बहुत सारे समय-समय पे हम फंड्स बताते रहते हैं। उस फंड्स में निवेश कर सकते हैं। और एसबीआई स्मॉल कैप फंड, क्योंकि लंबे समय की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। एचडीएफसी मिड कैप फंड, मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में भी निवेश कर सकते हैं। तो ये ऐसे 4-5 फंड्स मैंने बताए हैं, लेकिन हर साल अपना पोर्टफोलियो अवश्य रिव्यू करें, क्योंकि फंड की परफॉर्मेंस ऊपर-नीचे होती रहती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। फंड्स में बदलाव हो सकते हैं, वो कोई इतना इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया नहीं। चलिए, YouTube के हमारे एक और दर्शक विकास कुमार का सवाल मैं लूँगी। और इन्होंने जो सवाल पूछा है विश्वजीत जी, उसमें ये SBI मैग्नम मिड कैप इनके पास है 4,000 रुपये हर महीना SIP। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी 4,000 रुपये हर महीना। HDFC लार्ज और मिड कैप इनके पास है 8,000 रुपये इसमें निवेश कर रहे हैं। एडलवाइस का स्मॉल कैप फंड है, इसमें ये निवेश कर रहे हैं 4,000। 50 लाख रुपए 5 साल में टारगेट है इस निवेश के ज़रिए। और साथ ही जानना चाह रहे हैं कि फंड मिक्स कैसा है और इस टारगेट को लेकर जो निवेश की राशि है क्या वो पर्याप्त है या इनको निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल, इन्होंने काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रखा है और काफ़ी अच्छे फंड्स का चुनाव भी कर रखा है। तो मेरे हिसाब से ये जिस फंड्स में ये निवेश कर रहे हैं, उसी में बने रहें। और जहाँ तक कि इनका गोल की बात है, तो मेरे हिसाब से अभी एसआईपी थोड़ी-सी कम है, उसको बढ़ा सकते हैं। और इन्हीं फंड्स में कंटिन्यू करें, तो अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुँचे। यही फंड्स जो हैं आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं विकास कुमार जी। और फ़िलहाल तो 5 साल में 50 लाख का इनका लक्ष्य है। राशि क्या बढ़ानी पड़ेगी कि ये पर्याप्त अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, विश्वजीत जी?
थोड़ी सी राशि इनको बढ़ानी पड़ेगी। मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर पाया हूँ, बट मेरे हिसाब से कोई थोड़ी बात सी नहीं। राशि इनको आराम से ऑलराइट, तो विकास जी जब कभी आपसे मुमकिन हो तब अपनी निवेश राशि बढ़ाइए। तो इन्हीं फंड्स में अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना होगा? कोई स्पेसिफिक फंड आपको लगता है कि उसमें अमाउंट बढ़ाया जा सकता है, अगर सोच रहे हैं तो? मेरे ख्याल से जो फंड्स कविता जी इन्होंने सिलेक्ट किए हैं वो काफी अच्छे फंड्स हैं, तो उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं और उसी में अपनी एसआईपी भी बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ वक्त हो गया शो को समाप्त करने का। विश्वजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की आज इतने विस्तार से। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से मैं आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर छोड़ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो हैं अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। देखिए, यूट्यूब की जानकारी आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी हमारा शो लाइव जाता है और हमारी एक प्लेलिस्ट भी है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की, जहाँ पर आपको पुराने भी सारे शोज़ मिल जाएंगे। तो अपने सवाल आप हमें यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और वहीं से आपके सवालों को हम शो में भी शामिल करते हैं। और यूट्यूब पर हालांकि अगर अपना नंबर नहीं हमारे साथ साझा कर पाए, क्योंकि हम दर्शकों को फ़ोन लाइन पर भी जोड़ते हैं हमारे शो में, तो अगर आप अपना फ़ोन नंबर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप हमारे शो में शिरकत भी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको लाइव जोड़ें और आप एक्सपर्ट के साथ, वैसे तो फ़ोन लाइन पे जुड़ते ही हैं, लेकिन अगर शो पे आप बैठना चाहते हैं तो अपनी मंशा जाहिर करें, आपको हम शो पर आमंत्रित करेंगे, एक्सपर्ट के साथ लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग भी कराएंगे। तो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर इकलौता ऐसा शो जहां पर हमें ख्याल है आपके निवेश का, आपके आर्थिक सपनों का। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।